to all the dignitaries, guests of honor, senior professors from different parts of the country, program convener, and bright academicians attending this lifetime lecture, online and offline mode. Today, I am delighted to introduce our revered professor, Professor Karunesh Saxena sir, on behalf of thousands of students, hundreds of research scholars, and industry professionals who have been part of FMS in last 24 years. Dear all, looking at the stature of sir, we do have distinguished academicians from across country, and one of the foremost academician in country, Professor Pawan Kumar Singh. I would like to invite him to facilitate sir on the dais. Please, sir. Yes. In the same line, Professor Saxena, as we all know that India is one unit, but he was born and brought up in Madhya Pradesh. So from the land of Madhya Pradesh, from Brigham University, we do have Professor Mehta with us, who has made a Prashasti Patra, an appreciation from the university end. From his end, I would like to invite Professor Mehta, Dr. Mehta, to come on the stage and recite the appreciation letter. आदरणीय गुरुवर, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है कि 33 वर्ष पूर्व की मुझे कक्षाएं याद आ रही है, सितंबर महीनों की, जब आदरणीय प्रोफेसर पवन कुमार सिंह सर और आदरणीय सक्सेना सर हम लोगों की कक्षाओं में आए थे और मैं एक विद्यार्थी के रूप में सर से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में विद्यार्थी बन के ज्ञान को ग्रहण कर रहा था। मेरे लिए वास्तव में भावुक क्षण है और सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुवर को नमन करता हूं और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं सर के सम्मान में कुछ पंक्तियों का सम्मान पत्र बना के लाया हूं आदरणीय गुरुवर को, और उनकी पूरे श्रम को, लगन को मैं शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं। नमन प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी, आचार्य प्रबंध संस्थान, सम्मानीय निदेशक IQAC मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सुकर्मों, नेतृत्व सुलभता, सज्जनता से सुशोभित 3 दशकों से अधिक कर कमलों में सादर समर्पित सम्मान पत्र। श्रद्धेय पवर, व्यवसाय प्रबंध के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के साथ साथ शीर्ष स्तरीय अकादमिक नेतृत्व, अकादमिक, गैर अकादमिक, सुदीर्घ प्रशासनिक, सतत एवं संपोषणीय ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए अधिवार्षिकी पूर्ण होने पर यह सम्मान पत्र अर्पित करते हुए हम आपके प्रति अपनी हार्दिक आदरांजलि व्यक्त करते हैं। गुरुवर, आपके अध्यवसायी व्यक्तित्व ने अपने सुकर्मों से न केवल कई प्रतिमान गढ़े हैं, वरन उसकी अमिट छाप युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क पर सदैव अंकित है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से
लेकर जम्मू विश्वविद्यालय तक, पुण्य सलीला शिप्रा तट पर स्थित विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ज्ञान यात्रा को निरंतरता देते हुए विश्व पटल के विशालतम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सुदूर पूर्व पैसिफिक महासागर के अंतिम छोर तक, संप्रति में राष्ट्र एवं राजस्थान के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के प्रबंध संकाय में सम्मिलित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के आचार्य प्रबंध संकाय एवं निदेशक IQAC पद पर सुशोभित होकर उच्च स्तरीय नेतृत्व दे रहे ऐसे लोकहितकारी व्यक्तित्व के अपने 3 दशकों से अधिक के अविच्छिन्न सेवा काल के दौरान आपने प्रबंधकीय शिक्षा, उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न पदों, अध्ययन बोर्ड्स अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, संस्थान के निदेशक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य परिषद सदस्य, शीर्ष विश्वविद्यालयों की समितियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न उच्च स्तरीय निकायों समितियों में एक कुशल प्रशासक, शिक्षक, प्रतिभा संपन्न अध्येता के रूप में योगदान देकर आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपका सहज सरल स्वभाव, लोकहितकारी व्यक्तित्व सभी मित्रों, सहयोगियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं संपूर्ण संस्थान विश्वविद्यालय परिवार के मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित था, अंकित है, अंकित सदैव रहेगा। आपके सहज, निश्चल, आत्मीय, महनीय, सौम्य व्यक्तित्व का पुनः बारंबार शुभाभिनंदन। साथ ही भगवान श्री महाकालेश्वर से एवं श्रीनाथ जी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे। आपके सहयोगियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शुभचिंतकों के मध्य गुरु सांदीपनि की पावन नगरी उज्जैन वासी से हम सब उल्लासित होते हुए आपका पुनः आत्मीय शुभानंदन करते हैं। हम हैं आपके संस्थान परिजन, संस्थान सहयोगी, समस्त शुभचिंतक, समस्त विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण, पूर्व विद्यार्थीगण, पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान उज्जैन शिष्य मित्र समूह। दिनांक 12 अगस्त 2021 विक्रम संवत 2078 पुण्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी को गुरुवर को सादर समर्पित। Thank you, Dr. Mehta. And as we all know that our culture itself is an attribute-driven culture. When we pray to Lord, we talk about attributes. When we think about our parents, we think about attributes. And to beautifully put all these attributes in terms of what we can see in a teacher, from our Sanskrit literature, there is a shloka which says, Prerakah Suchakasheva Vachako Darshakastatha Shikshako Bodhakascheva Shadete Guruva Smrata. The one who inspires, one who informs, one who recites, one who guides, one who teaches, and the one who awakens. These are the 6 gurus to remember. And sir, your entire career has given us a single personality to have all these attributes. Although sir has told me to keep his introduction brief, but sir, we would like to take some more time into it because your introduction is a benchmark for us, which we would like to achieve in our life. So Professor Saxena is presently Director IQAC, ML Sukhadia University. He has more than 35 years of corporate and academic experience. And just because of this, Sir is part of various committees at central and state government level because he understands the linkage between industry and academia. He has served different universities from Jammu Kashmir to Rajasthan, Dr. H.S. Gore University, MP, Vikram University, Jammu University, IGNOU, New Delhi.
And currently, Sir has recently completed his chair professorship with ICCR, a Government of India institute, New Delhi. Under this assignment, he completed one term as chair professor in Papua New Guinea. He has created nearly 200 educational films for UGC. MOOC is something which has taken an important place in New Education Policy 2020. I'm delighted to introduce that Sir is the one who is the foremost academician in country who has taken MOOC courses on the next level. He's an expert resource person for Commonwealth of Learning, UPSC, NAC, UGC, AICTE. In terms of international and national conferences, Sir has chaired sessions in conference organized by Oxford University, in different universities of Singapore, Dubai. So far, he has guided 42 research scholars for their PhD work, and he'll be completing his half century. 9 more are pursuing their research work under his supervision. In terms of research papers, if the foremost word comes in any academician mind for Sir, it is a thorough researcher. Sir has contributed nearly 130 research papers into various national, international level of journals. Recently, Sir is being the backbone of new educational policy, where he was part of the High Power Committee for Implementation of National Education Policy 2020. And this is all what Sir has mentioned me about his introduction. But with permission of Sir, I want to add something on behalf of all students, scholars. Sir, when my name came into introduction, I and Shiva Sharma, we discussed about that, what does it actually mean by introduction? What is the operational definition of introduction? Is it something that we talk when somebody is on the dais and we are introducing him to the audience? Or is it something that our profile mentions? Or is it something that people talks about when we are not there? What is our introduction? So, sir, in this introduction, in very brief introduction, we try to inculcate all these aspects of introduction. And we talked to your scholars. It was almost an exercise for 1 month. Everybody has contributed into it. And most of the scholars who are serving as dean, directors into various institutions, prestigious institutions in the country, in all their experiences, you were and are the only rock pillar that gives them strength to face the challenges and aspire for the best version of ourselves, sir. A very short compilation of what we all think about you, sir. A very emotional incidents that I had gone through yesterday, because in terms of compiling all these experiences, one of the foremost scholars of Sir, Professor Meera Mathur, she's not with us today, but and because of her health, we couldn't meet her also. Yesterday, I went to hospital and to ask her guidance that, what do you think so in terms of Sir's retirement? Unfortunately, due to health emergency, she is admitted and she was not feeling well. But I'll say, sir, वैखरी जो होती है, वैखरी is your communication. आपकी जो भाषा है, वो वैखरी होती है. So there are some pointers which are beyond वैखरी. In terms of her emotions, in terms of her enthusiasm and eagerness to meet you, sir, and to be part of this event is something that I can't explain in my words. Lastly, for all your students and scholars, sir, this lecture is a lifetime opportunity.
With a round of applause, please welcome Professor Karunesh Saxena. My dear friend, Professor Pawan Kumar Singh, the guiding and inspiring force behind this program, Professor Hanuman Prasad, my very first PhD research scholar, well begun is more than half done. तो हनुमान सर ने बहुत अच्छी शुरुआत की है. My colleague, Professor Anil Kothari sir. I will not name those persons whom I have named in the inaugural function, but some names I have missed out. Dr. Ashish Mathur from Jodhpur, he has traveled all the way from Jodhpur. Dr. Sachin Gupta, emotionally very close to me. My secretary, Meenakshi, I forgot to mention Mahendra also. जो सबसे करीब होते हैं उनको हम थोड़ा देख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं कई बार. Mahendra, Dimpy, Shreya, Priyanka, all of you who are there in the audience, I wanted to mention all of you. Neha Nagori is there, Dr. Neha Nagori, Dr. Neha Khan is there, Dr. Jyoti Jain is there. So all of them, I have, Anil ji हमेशा कहते हैं मेरी याददाश्त अच्छी है, तो मुझे ध्यान था कि मैं ये नाम नहीं ले पाया, तो ये मैं अभी लेके शुरू करूंगा. फ्रेंड्स, ये जो लाइफ टाइम लर्निंग लेक्चर के एक कंसेप्ट है, ये हनुमान जी ने सोचा, उनके दिमाग की उपज थी कि इस तरीके का सर का एक लेक्चर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे का लेक्चर होना चाहिए. मैंने कहा कि इतनी जाति ठीक नहीं है, तो इसको हमने छोटा कर दिया 1 घंटे का. और हम जानते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मैंने लिसनिंग पे जितनी सारी रिसर्च की है उससे मेरा अंदाजा है कि 35-40 मिनट काफी होगा, तो मैं अपनी बात रखूंगा. ऑनलाइन भी मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं दिख पा रहा है दूर से, लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है कि मेरे बहुत पीएचडी के विद्यार्थी प्रोफेसर प्रमोद पालीवाल, जिनको आना था पर वो नहीं आ पाए, तो वो ऑनलाइन मैंने उनको देखा. वो डीन है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर में, और उसके अलावा मेरे अपने बच्चे जो हैं केतकी सक्सेना, कार्तिकेय सक्सेना, दोनों ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको भी मैं याद करूंगा. मेरे और भी स्कॉलर्स जो नहीं आ पाए, जैसे कि अमित मिश्रा जी हैं, और कई सारे हमारे जो प्री विद्यार्थी हैं जो अभी नहीं आ पाए यहाँ पर, तो उन सभी को मैं याद करके और अपनी बात शुरू करूंगा. मित्रों, ये जो कॉन्फ्रेंस है हाइब्रिड मोड में हो रही है, और ये सब हमने टर्मिनोलॉजी अभी कोरोना के पीरियड में सीखी कि ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है. ये सारी चीजें हमने अभी हाल में ही सीखी हैं पिछले 1-1.25 सालों में. लेकिन हम हिंदुस्तानी सीखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, चीजों को सीख लेते हैं. तो मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से इस ऑनलाइन मोड को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है. आप सभी टीचर्स भी हैं अधिकांश लोग, तो मैं देखता हूं कि हमारे जो यंग टीचर्स हैं, कई सारे यहाँ बैठे भी हुए हैं, तो वो भी बड़ी दक्षता के साथ में इस तरीके की क्लासेस ले रहे हैं. तो इससे मुझे लगता है कि भारतवर्ष का जो भविष्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत उज्जवल है. और इन्हीं ऑप्टिमिस्टिक भावनाओं के साथ में मैं अपनी स्पीच को शुरू करूंगा. विदेशों में एक कंसेप्ट है जो कहा जाता है लास्ट लेक्चर, और वहां पर कोई ऐसे रिटायरमेंट की, सुपरएन्यूएशन की एज नहीं होती. वहां पर टीचर को खुद को डिसाइड करना होता है, वो तय करता है कि अब मैं अपना लास्ट लेक्चर दूंगा. वो टाइम, वेन्यू वगैरह सब डिसाइड कर लेता है, टॉपिक डिसाइड कर लेता है. जनरली वो यही लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस का ही लेक्चर होता है, और वो लास्ट लेक्चर को बड़ा पब्लिसाइज किया जाता है, बहुत सारे लोग उसको सुनने आते हैं, और बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा उसको दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उस लेक्चर के बाद में फिर वो जो है अपने फील्ड से रिटायरमेंट ले लेगा. तो ऐसे मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका शीर्षक था द लास्ट लेक्चर. जो द लास्ट लेक्चर करके ये किताब मुझे मेरे ही पीएचडी विद्यार्थी, जो संभवतः आज किसी कारण से नहीं आ पाए, डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा, उन्होंने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी. रैंडी पॉश एक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, और उनको पता चला कि वो एक कैंसर की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं,
तो उन्होंने तय किया था कि वो अपना लास्ट लेक्चर लेंगे। और जब उन्होंने वो लास्ट लेक्चर लिया और उसमें उन्होंने जो जीवन के फिलॉसफी बताई, वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे ध्यान था कि जब मैं अपना इस तरीके का लेक्चर दूंगा तो उसको जरूर रेफर करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उस किताब को पढ़ें, और उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश, तो आप समय मिले तो जरूर देखिएगा। हालांकि मैंने अपने लेक्चर का टाइटल रखा है द सेकेंड लास्ट लेक्चर। द सेकेंड लास्ट लेक्चर इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि द टीचर नेवर रिटायर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच मोर ऑफ एकेडमिक्स लेफ्ट इन मी। तो अगली पारी की भी शुरुआत होगी। तो खैर, लास्ट लेक्चर में रैंडी पॉश एक जगह लिखते हैं, टाइम इज ओनली यू हैव, तुम्हारे पास सिर्फ समय है, टाइम इज ओनली यू हैव, एंड वन डे you may find that you have less than you may think. One day you may find that you have less than you may think. तो जो हमारे पास आज समय है, उस समय का अगर हम सदुपयोग कर सकें, उस समय को अगर हम एंजॉय कर सकें, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, तो मेरे समझ में ये हमारे जीवन जीना सफल हो जाएगा। एक अन्य जगह पर रैंडी पॉश कहते हैं कि कीप द चाइल्ड लाइक वंडर ऑलवेज अलाइव एंड प्रेजेंट इन यू। जो छोटे से बच्चे में जो आश्चर्य होता है, छोटी छोटी चीजें वो पूछा करता है, जिस तरीके से वो बाल सुलभ जिज्ञासा से अपने सवाल जवाब किया करता है, तो वो जिज्ञासा हम सभी को मरते दम तक जिंदा रखना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा था, और मैं फिर से यही कहूंगा कि ये जो अवसर दिया है, इसको मैं शायद जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जिस तरीके का आपने आज सम्मान दिया है, ये मेरे जीवन का एक समझिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। मैं शुरुआत करूंगा, जब जैसे कहा गया लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस से, तो लर्न से शुरुआत करूंगा। और लर्न में से यदि हम एल हटा देते हैं तो बचता है अर्न। बात छोटी सी है पर मैसेज बड़ा है। मैसेज क्या है कि योर अर्निंग इज हिडन इन योर लर्निंग। आप कितना कमाएंगे, कमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, नाम, इज्जत, शोहरत, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं, गुडविल, आपका एक ब्रांड नेम हो, वो सारी चीजें आप कमाते हैं कैसे? सीख के कमाते हैं। व्हेन यू अर्न देन यू लर्न। अब सीखोगे कहां से? यू विल लर्न फ्रॉम लाइफ। अब लाइफ क्या है? लाइफ भी एक्रोनिम है। एल फॉर लर्निंग, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एफ फॉर E for everyone. Life is learning institute for everyone. लाइफ से सीखेंगे। किसकी लाइफ से आप पूछेंगे? आप अपनी लाइफ से सीख सकते हैं, आप महापुरुषों की लाइफ से सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है बहुत महापुरुषों की, उनकी लाइफ से सीखा है। हमारे अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सयाने होते हैं, उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर दैट वी आर हैविंग। महात्मा गांधी का भी कोटेशन है, मेरा बड़ा फेवरेट है। मेरी लिविंग फिलोसॉफी और लर्निंग फिलोसॉफी वही है। आप जब जाएंगे सरदार पटेल वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, जहां आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ा उनका मेन गेट है, उस पर एक कोटेशन लिखा हुआ है महात्मा गांधी का, यही वाला कि लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। जीना कैसे है? कल ही मौत आ जाए। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अब आप कहेंगे जब कल ही मौत आने वाली, यहां बैठ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो आगे महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि व्हाट शुड बी द लर्निंग फिलॉसफी, एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉरएवर। तो जीना कैसे है कि कल ही मौत आ जाए, सीखना कैसे है? अनंत अनादि काल तक जीना है। लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉरएवर। दैट हैज बीन माय लिविंग फिलॉसफी, दैट हैज बीन माय लर्निंग फिलॉसफी, एंड दैट गिव्स राइज टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम जब तक जिंदा हैं तब तक सीखते रहेंगे, और हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि हम शिक्षकों से ही सीखते हैं, हम अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे ये जो जितने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, इन्होंने जरूर मुझे कुछ ना कुछ सिखा करके ही कुछ डिग्री अपनी प्राप्त की होगी। सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया है, इसके लिए मैं उन सभी का आभारी भी हूं।
मुझे अभी जब मनोज ने कहा तो मुझे याद आया कि एक और किताब का जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा जो कैनेडियन बेस्ड इंडियन राइटर हैं और बड़ी शानदार किताबें, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी सीरीज की बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक किताब में अभी हाल में पढ़ रहा था, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। 101 लाइफ लेसन्स उन्होंने उस किताब में दिए हैं। अगर आप 11 भी पढ़ करके सीख करके अपने जीवन में उतार लेंगे तो यू विल हैव वास्ट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। रॉबिन शर्मा का वो पावर है। तो मैं अपनी बात को 5 हिस्सों में बांट रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि 60 साल की जर्नी जो है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहता हूं मैं। शुरू के 5 साल तो हमें ज्यादा याद नहीं आते, लेकिन हाँ फिर भी जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया मेरे बारे में, मैं उसके वहां से शुरू करूंगा। तो पहला मेरा हिस्सा होगा फॉर्मेटिव ईयर्स का। फॉर्मेटिव ईयर्स के बाद में फिर मेरा दूसरा, इसमें मैं स्कूल एजुकेशन तक की बात करूंगा। उसके बाद में मेरा दूसरा हिस्सा होगा यूथफुल ईयर्स का, जो मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में होगा। तीसरा हिस्सा मेरा होगा प्रोफेशनल लाइफ का। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि एमबीए करने के बाद में करीब 4.5 साल मैंने मल्टीनेशनल्स में काम किया है, वहां से भी बहुत कुछ सीखा है। चौथा हिस्सा मेरा एकेडमिक वर्ल्ड की जो जर्नी है उसके बारे में रहेगा। उसमें खास प्रोमिनेंस उदयपुर के लिए रहेगी, सबसे ज्यादा यहीं रुका हूं मैं। पांचवा हिस्सा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंसेस रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के बारे में। तो ये 5 हिस्सों में मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं फॉर्मेटिव ईयर्स की, तो मैं बैकग्राउंड अगर अपना बताना चाहूं, क्योंकि बहुत से लोग, हम मुझसे सब लोग बहुत मिलते जुलते रहते हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन संभवतः बहुत करीब रहने वाले व्यक्ति को भी शायद ये नहीं मालूम होगा कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरी माताजी क्या करती थी। मेरा जन्म 12 अगस्त 1961 को भोपाल के पास एक छोटे शहर में, बाड़ी बरेली उसको कहते हैं, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी बैंक के मैनेजर थे, बैंक के ऑफिसर थे सीनियर, और मेरी माँ जो है वो स्कूल टीचर थी। और संभवतः मुझे जो टीचिंग लाइन में आने की प्रेरणा मिली वो मुझे मेरी माँ से ही मिली। और मैं तो बहुत छोटा था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई बहन और मेरी माँ और मेरे चाचा चाची वगैरह सब बताते थे कि जब मैं बहुत छोटा था तो माँ मेरे पीठ पे मुझे बांध करके और फिर वो ड्यूटी पर जाया करती थी, अपने जो स्कूल में जहाँ पोस्टिंग थी वहां जाया करती थी। तो मुझे मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद आया कि रानी लक्ष्मीबाई भी ऐसे ही अपने बच्चे को पीठ पे बांध के जाया करती। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी इमोशनल मेमोरी है। उसके अलावा मेरा जन्म सावन महीने में हुआ, और आप जानते ही हैं महाकाल भगवान की, शिव भगवान की इसलिए बहुत कृपा मेरे ऊपर रही हमेशा। उज्जैन में काम करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता ऐसे। जब मैं 2 बरस का हुआ, 12 अगस्त 1963 को जन्माष्टमी पड़ी, और जन्माष्टमी के दिन मुझे बताया गया कि पूरे वो जो कस्बा था जहां पे हम लोग रहते थे, छोटा कस्बा था, वहां पर श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकालना थी पूरे शहर में। तो मुझे वो अवसर मिला, मुझे कृष्ण भगवान के रूप में लेकर के और वो शोभा यात्रा निकली। तब मुझे नहीं मालूम था कि भगवान कृष्ण कौन है, क्या है। अब मुझे पता चलता है कि परफेक्ट मैनेजमेंट गुरु, और कहना चाहिए कि आदर्शतम पुरुष जो है भगवान कृष्ण हैं। तो ये भी मुझे याद है बचपन के बारे में। मैंने करीब 4थी क्लास में जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है कि मैंने तब से हिंदी नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिए थे। मेरे फादर को बड़ा शौक था नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, तो हिंद पॉकेट बुक्स की हमारे यहाँ घर में वो VPP से किताबें आया करती थी, महीने की 4। हम लोग मेंबर बने हुए थे उसके, हिंद पॉकेट बुक्स के, और किताबें आती थी। उसका ऐसा एडिक्शन हो गया हिंदी के नॉवेल्स का, अच्छा साहित्य शिवानी का और बहुत कमलेश्वर का, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों को मैंने पढ़ा, हरवंश राय बच्चन जी की कल हम बात कर रहे थे, मैं और सिंह साहब। तो ऐसा एडिक्शन हो गया कि अगर कल एग्जाम भी है और अगर नॉवेल चल रहा है तो पहले नॉवेल खत्म होगा फिर एग्जाम की पढ़ाई शुरू होगी। तो ये भी दौर निकला स्कूल के समय में, बचपन में। मुझे अच्छे से याद है कि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लिया करता था। आई वॉज टेबल टेनिस प्लेयर ऑफ, आई वॉज चैंपियन ऑफ माई स्कूल
आई वॉज चैंपियन ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, आई वॉज चैंपियन ऑफ माई डिवीजन। और मध्य प्रदेश का जो स्तर पर मैं टेबल टेनिस खेलने के लिए जाता था, सिंगल्स भी डबल्स भी। और मैं लेफ्ट हैंडर टेनिस खेला करता हूँ, लेफ्ट हैंडर हूँ बेसिकली मैं। और वो तो मेरी दादी ने मेरा हाथ बांध दिया पीछे कि लेफ्ट हैंड से नहीं खाना खाना है या नहीं लिखना है, तो इसलिए फिर राइट हैंड से मैंने शुरू किया। और अब वो दादी के उस प्रयास के कारण मैं अब एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब मैं दोनों हाथों से आराम से काम कर सकता हूँ सारे। तो इस तरीके से टेबल टेनिस खेलने से मुझे दिखा कि मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कैसे एक्सेल करूं। डबल्स खेलते समय जो मेरा पार्टनर था, मैं उसके साथ इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कैसे डेवलप करूं, क्योंकि हमें अपने अपने कदम मिला के और उससे मूवमेंट बना करके खेलना होता है। मैं क्रिकेट भी इसी तरीके से अपने डिविजनल स्कूल की टीम से खेला करता था, मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर। तो वहां पर टीम स्पोर्ट्स है क्रिकेट, तो टीम बिल्डिंग भी मैंने वहां सीखी। तो ये सारे जो काम हैं ये मैंने स्कूल्स में स्कूल लेवल पर काफी किए और काफी मेरा नाम था। मतलब आप ये देखिए कि आज जो हमारे बच्चों का, स्कूल के बच्चों का जो ग्रुप है, तो मेरे अपना जो बैच है उसमें तो मैं मेंबर हूं ही डेफिनेटली। मेरे जो जूनियर, एक साल जूनियर बैच है, उन्होंने रिक्वेस्ट करके और मुझे जबरदस्ती उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर रखा है कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में भी रहो। तो इस तरीके से फॉर्मेटिव ईयर्स में ये डेवलपमेंट चल रहा था। डिबेट का भी मैंने शौक डेवलप किया। हालांकि डिबेट का मैं आपको बतलाऊं कि मुझे बड़ा डर लगा करता था। मैं पार्टिसिपेट तो कर लिया करता था, लेकिन डिबेट में बोलने से बड़ा डर लगा करता था, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे ये भी याद है कि शुरुआत में लड़कपन में तो मैं अपनी डिबेट वाली स्पीच को पूरा रट करके जाया करता था। और रट करके जाने में बड़ी समस्या ये आती है कि यदि आप एक शब्द भूल गए तो आगे का फिर नील बटा सन्नाटा है। तो कई बार ऐसा भी हुआ, क्योंकि वहां कई उसमें डिबेट में कह देते थे भैया कागज अलाउड नहीं है, तो फिर वो जहां रुक गई गाड़ी तो वहां से मुझे छोड़ के भी आना पड़ा। पराजय तो मिली, थोड़ी शर्म भी लगी, लेकिन इससे मैंने ये सीखा कि रटने से काम नहीं चलेगा। आप उस सब विषय को समझिए, आप उसमें अपने तर्क डेवलप करिए और फिर आप उसको सीखिए। तो वो चीजें भी, अब ये क्या होता है कि एक्चुअली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जो हमारे छोटे विद्यार्थी या जो ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं, वो इसको समझें कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। फिर मैंने देखा कि 9th क्लास में जब मैं आया था तो मैं इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ने लगा। और जैसा मैंने बताया, मेरे फादर को बड़ा शौक था, तो मेरे घर में बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ करता था। आज भी मेरे अपने घर में एक लाइब्रेरी है जो करीब 5000 किताबों का कलेक्शन मेरे पास है। और मैंने अपने लाइफ टाइम में 4th क्लास से जो पढ़ना शुरू किया था और आज तक पढ़ता आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है कि कम से कम मैंने 3000 से अधिक नॉवेल्स और किताबें मैंने अपने लाइफ टाइम में अभी तक पढ़ रखी हैं। अब बुक्स का क्या फायदा होता है? बुक्स, हाँ, जो पहला नॉवेल मैंने पढ़ा था उसका टाइटल था द गॉडफादर बाय मारियो पुजो। और गॉडफादर जो नॉवेल था उस पर हिंदी में फिल्म बनी धर्मात्मा, और बड़ा शानदार नॉवेल था और अनपुट डाउनेबल जैसा। हालांकि मैं जब पहला नॉवेल पढ़ रहा था तो बड़ा टाइम लगता था, तो मैं करीब 20-25 दिन तक वो लगातार पढ़ता रहा, तब जाकर के वो खत्म हुआ। अब तो पढ़ते पढ़ते आदत हो गई, तो वो काफी अच्छा हो गया प्रयास। बहरहाल, स्कूली एजुकेशन में स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस, क्रिकेट, डिबेट, नॉवेल्स, इन सब कारणों से मैं कोई बहुत अधिक स्कोर नहीं कर पाता था। और मेरा जो स्कोर कार्ड, हालांकि फर्स्ट डिवीजन हमेशा आ जाती थी, लेकिन वही 60-65 के रेंज में ही मार्क्स आया करते थे। और आप में से कई लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आई वॉज वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स इन स्कूल में मैथमेटिक्स में मुझे मौत आती थी। किरण को आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये है सच। और मैं मुझे ट्यूशन भी भेजा गया। मेरी मदर चूंकि खुद टीचर थी, काफी स्ट्रिक्ट भी थी, तो ट्यूशन के लिए भेजा, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया ठीक। तो अब जो मैं अभी NEP 2020 देख पा रहा हूँ, और इस NEP 2020 में एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि जो स्कूल का बच्चा है उसका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। सब ऐसा नहीं है कि खाली उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इसमें क्या नंबर आए, खाली नंबर दे दिए जाए। नो, उस बच्चे ने स्पोर्ट्स में क्या प्रोफिशिएंसी की है, उसने आर्ट्स में क्या प्रोफिशिएंसी की है, उसको क्या स्किल आता है,
क्या नहीं है, हर चीज का ब्यौरा उस रिपोर्ट कार्ड में होगा। और मैं, जैसा बताया गया, मैं एनईपी की 2 हाई पावर कमेटीज में हूँ यूजीसी की तरफ से। एक हम मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट गाइडलाइंस बना चुके हैं, वो लॉन्च हो गई 29 जुलाई को। एक हमने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बना दिया है फ्रेमवर्क, वो पब्लिक डोमेन पे आ जाएगा और उस पर डिस्कशन के बाद में वो भी लॉन्च होगा। मैंने स्ट्रांगली इसको रिकमेंड किया है कि जैसा प्रयास वहां पर स्कूल लेवल पर किया जा रहा है मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का, वो हायर एजुकेशन में भी होना चाहिए। व्हाई नॉट? कि अगर बच्चा कोई स्किल सीख रहा है तो वो स्किल जो है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करो आप उसके स्कोर कार्ड में, तब जाकर के पता चलेगा कि ये बच्चा एकेडमिक्स में अगर कम है तो कहीं और अच्छा है, तो कुछ और अच्छा कर रहा है। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। ये मेरा पहला सेगमेंट था फॉर्मेटिव ईयर्स का। थोड़ा सा ऑनलाइन वाले तो बेचारे शायद ना बता पाए, लेकिन ऑफलाइन वाले बता दीजिएगा यदि बोर हो रहे हो तो। दूसरा जो हिस्सा है वो मेरा थोड़ा रंगीन हिस्सा है, यूथफुल कॉलेज का। कॉलेज लाइफ तो आप सभी जानते हैं कि कलरफुल होती है, और मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, और सागर विश्वविद्यालय के जो संस्थापक फाउंडर, मैं उनको सादर नमन करता हूं, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व के विकास में मैं बहुत बड़ा योगदान मेरे विश्वविद्यालय को देता हूं। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहलाता है आज की तारीख में, हालांकि उन्होंने ही स्थापना की थी। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपने पर्सनल पैसे करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। वो ही वॉज ए लॉयर इन लंदन, और वहां से वो बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करके जो पैसे कमा के लाए, और सागर में वो केले वाले से बार्गेनिंग किया करते थे, कह रहे इतने में नहीं इतने में दो। लोग कहते थे साहब करोड़ों रुपए आपके पास में, आप क्यों ये ऐसी बार्गेनिंग करते हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में लगाना है। तो इस तरीके की भावना थी उनकी। और सर हरि सिंह गौर बाबा साहब अंबेडकर के साथ संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जो समिति थी, उसके सदस्य थे। और आपने जो आज संविधान का जो अभी प्रस्तुतिकरण किया था हमारे माननीय कुलपति महोदय ने, तो उसमें आपने तारीख पढ़ी 26/11/1949। सर हरि सिंह गौर का जन्मदिन 26 नवंबर को आता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सुखद संयोग है कि वो खुद उसके संविधान के बनाने वाली कमेटी में थे, और उसको जो है स्थापित भी 26 नवंबर को उनके जन्मदिन के दिन किया गया। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ने गया, अच्छा इसमें एक और बात है कि मुझे मेरे मदर फादर को बहुत इच्छा थी, खासकर मदर को बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। और मेरा चूंकि नॉवेल्स वगैरह के कारण ऐसा शौक था। अच्छा आप मेरा 11वीं के अगर मार्कशीट देखेंगे आप हंसेंगे, डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी, डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड रेस्ट साइंस के सब्जेक्ट्स में बॉर्डर 58-60% के मार्क्स। अब इसके साथ में तो इंजीनियरिंग वहां परसेंटेज पे होता था उस समय एडमिशन, पीईटी वगैरह नहीं होता था। इसके साथ में तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल। लेकिन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में कुछ इंटर स्टेट कोटा होता था कि वो मध्य प्रदेश के जितने विद्यार्थियों को वो एडमिशन देंगे उतने मध्य प्रदेश देगा अपने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। उस कोटे के तहत मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया एडमिशन लेने के लिए। और जब मुझे वहां बताया गया कि आप वेटिंग में फर्स्ट या सेकंड हैं, तो मैंने राहत की सांस ली और वापस आ गया। मैंने कहा अभी मुझे नहीं लेना एडमिशन, बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मेन इंटरेस्ट लिटरेचर में था। हालांकि मैं फिर बीएससी का विद्यार्थी बना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हायर इंग्लिश वो सब मैंने पढ़ा। और वो समय ऐसा था जब मेरा पर्सनालिटी का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर आकर के मैंने ये देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हुआ करते थे वो आज हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, 6 महीने बाद वो विदेश में पढ़ा रहे हैं, फिर वो वापस आ गए, फिर हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के बड़े सीनियर प्रोफेसर, और उनका जो स्टेचर नेशनल लेवल का उनका स्टेचर, और वो हमें अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को हम लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वहां के अगर आप में से किसी ने सागर यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा है तो आप मुझसे सहमत होंगे कि जब पंडित नेहरू वहां आए थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ही कहा था कि ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल की यूनिवर्सिटी है। सागर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कहा था कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल की यूनिवर्सिटी है। और पूरा एक पहाड़ी पर बनी हुई यूनिवर्सिटी, शहर पूरा नीचे, और शहर में तालाब बहुत बड़ा जिस कारण उसको सागर कहते हैं।
और पूरा शहर और पूरा तालाब उस यूनिवर्सिटी के कैंपस से ऊपर से नीचे दिखता है। तो बड़ा अच्छा एकेडमिक एम्बियंस था। मैंने पढ़ना शुरू किया और संयोग से क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो उसी समय हमारी यूनिवर्सिटी में 50 दिन की हड़ताल हो गई आते ही। और उसका कारण ये था कि वहां के जो उस समय के छात्र नेता थे वो ये मांग कर रहे थे कि इस स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसलिए उन्होंने हड़ताल की। अब इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा जो मैथमेटिक्स से डर था वो मैंने दूर कर लिया उस 50 दिनों में। मैंने 50 दिनों में सेल्फ स्टडी की सारी, और पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने 50 दिनों में सेल्फ स्टडी में घर में खुद कर लिया। और तब मुझे जाकर के जीवन में पहली बार ये कंसेप्ट समझ में आया मैथमेटिक्स होती क्या है। उसके पहले तक जब तक ट्यूशन वगैरह ले रहे थे, दूसरे टीचर से पढ़ रहे थे, तब तक कुछ समझ में नहीं आता था। अब इस सब का परिणाम ये हुआ कि आप लोग सोचेंगे कि मेरा टीचिंग कैरियर 32 इयर्स का है, क्योंकि बायोडेटा में है कि 1989 में मैंने टीचिंग शुरू की जम्मू में। कुछ महीने जम्मू में रहने के बाद मैं उज्जैन में सिंह साहब के साथ आ गया था। लेकिन मेरा टीचिंग कैरियर 41 इयर्स का है। उसका कारण यह है कि मैंने 1980 में जब खुद बीएससी का स्टूडेंट था तब मैंने बाकायदा प्रोफेशनली ट्यूशन करना शुरू किया, और साथ साथ के 7 बैच रोजाना मैं पढ़ाया करता था। 7 into 7 49 स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू माय प्लेस डेली। वो मेरे जूनियर हुआ करते थे 1 साल पहले के। और उसमें जैसे जैसे मैं खुद आगे बढ़ता गया, मैं सेकंड ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर को पढ़ाने लगा, थर्ड ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाने लगा, एमबीए में एडमिशन लिया तो मैं 3 साल को पढ़ाने लगा। इस तरीके से मैंने उसको प्रोफेशनली पढ़ाया। और मुझे बाद में पता चला कि जो मुझे क्लासरूम में मैथमेटिक्स की टीचर जो पढ़ाते थे वो जो ट्यूशन में अपनी फीस कमांड कर पाते थे उससे ज्यादा फीस मैं कमांड कर रहा था। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि वो टीचिंग का मेरे अंदर जो एक ग्राउंडिंग है और एक फाउंडेशन है, वो वहां जब मैं बीएससी खुद कर रहा था तब मेरे अंदर वो आ गई बात। फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। एमबीए हमारे सागर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच था, और इंसिडेंटली मेरा जोधपुर यूनिवर्सिटी के एमबीए में भी सिलेक्शन हो गया था। आशीष बैठे हैं यहाँ पर। और मुझे फिर जो हमारे हेड थे प्रोफेसर आरबी सक्सेना, उन्होंने मुझे काउंसलिंग की। उन्होंने कहा जब घर के घर में सिलेक्शन हो रहा है तो तुम इतने दूर जोधपुर क्यों जाओगे। तो फिर मैंने अपने फर्स्ट बैच एमबीए सागर यूनिवर्सिटी से किया, और वो भी बड़ा अच्छा समय रहा, क्योंकि मैंने वहां पर भी बहुत कुछ सीखा। इस बीच में जैसा मैंने कहा कलरफुल, तो इस बीच में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आ गया था। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इस तरीके से आ गया क्योंकि मेरे ये जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, अब ये 7 के 7 बैच तो ऐसे थे ना कि 1.5 महीने में कोर्स हो गया, अगला बैच आ गया। तो ऐसे एक सेशन में ऐसे 4-5 साइकिल हो जाते थे, 7 into 7 into 5 लेटर से। तो 250-300 बच्चे एक सेशन में पढ़ के चले जाते थे। अब जो पढ़ जाते थे तो मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं खुद अपनी क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ तो वो 200-250 लोग जब भी जो इनमें से जो भी मिले वो पैर छुए। तो हमारे साथ जो छात्र नेता रहते थे कहने यार इसका काम अच्छा है, इसको पैर छूते हैं लड़के। तो मुझे पॉलिटिक्स में भी खींचने के प्रयास हुए, यहाँ तक कि मुझे केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने का भी पूरी योजना बन चुकी थी। केवल मेरी मदर ने शी पुट हर फुट डाउन, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, तुम नहीं लड़ोगे। और मैं आपको नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, मेरे राजनीति के क्षेत्र में मेरे हाथ से बढ़ाए हुए 2 मेरे साथी इस समय मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। एक तो ज्योतिरादित्य जी के साथ आए हैं और एक वैसे ही दोनों के नाम ले सकता हूं, हालांकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि मित्र ही हैं। भूपेंद्र सिंह ठाकुर जो कि शुरू से बीजेपी में रहे और शिवराज सिंह जी के राइट हैंड है, होम मिनिस्टर भी रहे वहां के मध्य प्रदेश के। भूपेंद्र का कैरियर मेरे साथ, उनके कैरियर का पॉलिटिकल कैरियर का पहला दिन मैंने उनको लॉन्च किया था उसमें। गोविंद सिंह राजपूत जो पहले कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य के साथ में फिर वो बीजेपी को ज्वाइन किए और अभी एमएलए का इलेक्शन दोबारा लड़के और दोबारा मंत्री बने। तो गोविंद सिंह राजपूत तो मेरे द्वारा नहीं लड़े जाने वाली जो अध्यक्षता की पद था उस पर ही वो लड़ करके और वहीं से उनका कैरियर पूरा डेवलप हुआ। तो पॉलिटिक्स में भी हमने बहुत काम किया, लेकिन उससे बड़ा फायदा हुआ कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा हो गया।
और फिर मुझे कभी कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई। उस समय मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा हुआ करते थे, वो आते थे, वो यहाँ बैठते थे, मैं संचालन करता था, मैं सारा कुछ उनके सामने स्पीच वगैरह देना। यूनियन मिनिस्टर बहुत सारे आया करते थे। मार्गरेट अल्वा जो हमारे यहाँ गवर्नर हुई बाद में, वो यूनियन मिनिस्टर थी राजीव गांधी जी की सरकार में, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। वो सागर आई थी, तो वो चूंकि वो कर्नाटका की थी, उनसे इंग्लिश में बात कौन करे, तो मेरे अलावा कोई बात नहीं कर पाए। तो इस तरीके से मेरा वो पॉलिटिक्स के फील्ड में आने से भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ। और हालांकि मैंने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, और मुझे याद है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सारे एक्ट इंग्लिश में होते थे, और सभी छात्र नेताओं को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो सब लेकर के आ जाते थे मेरे पास में कि भाई इसका रिप्रेजेंटेशन बना दो। और मुझे पता चला बाद में कि जैसे ही मेरा रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में, जो मेरा बना हुआ रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में जाता था, वैसे ही वाइस चांसलर जो है, मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, प्रोफेसर MC सक्सेना, काफी सीनियर मोस्ट, बड़े नॉलेजेबल प्रोफेसर थे। तो वैसे ही वो वाइस चांसलर के यहाँ से उनको फोन जाता था प्रोफेसर MC सक्सेना को कि भाई तुम्हारे चेले का, वो मैं उनका क्लासरूम स्टूडेंट भी था, तुम्हारे चेले का प्रेम पत्र आ गया, आके जवाब दो। तो इस तरीके से ये सारे पीरियड, ये सारे दौर रहे। हाँ, जब मैं MBA का फर्स्ट ईयर कर लिया और जब मुझे समर ट्रेनिंग करने का मौका आया, तब मुझे मौका ये मिला कि भोपाल में मेरे फादर जहाँ बैंक में पोस्टेड थे, अक्रॉस द रोड BHEL भोपाल था, वहां पर ट्रेनिंग का मौका मिल गया। मेरे मन में एक बार तो लालच आया कि यहीं कर लेते हैं जी, छोड़ो कहाँ जाना करना, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो मैंने प्रयास करके, और वहां पे बॉम्बे, तब तो बॉम्बे कहते हैं, अब मुंबई कहते हैं, तब बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में 1983, समर ऑफ 1983 में मैंने वहां जाकर के समर ट्रेनिंग की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं वहां नहीं गया होता तो शायद मेरी पर्सनालिटी वो नहीं होती जो आज आप देख रहे हैं। 2 महीने मेरी बॉम्बे की पहली यात्रा थी, पहली बार मैं गया था, और मेरे फादर बॉम्बे में पढ़े हुए हैं, तो उनके कई क्लास फेलो बॉम्बे में वेल सेटल थे। लेकिन मैंने वहां जाकर के एक हॉस्टल में 2 रुपए रोज में दादर माटुंगा एरिया में रूम, हॉस्टल का रूम अरेंज किया। और वो भी कैसे अरेंज किया कि मुझे कहा गया कि ये जो सज्जन जा रहे हैं और हाथ में छाता वाता लिए हुए, बड़ा सा कॉरिडोर था, उन्होंने कहा कि भाई इनको आप अगर कन्विंस कर दोगे तो मिल जाएगा। प्रोफेसर पाटिल थे, मुझे नाम भी याद है, चीफ वार्डन थे वो वहां के। तो मैं दौड़ता हुआ गया और उनके कदम से कदम मिलाते हुए, जब तक वो कॉरिडोर पूरा नहीं पार कर पाए, उसके पहले मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया और उनका कल आ जाना और रूम ले लेना। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर भी मैंने सीखा। फिर वहां पर जब मैं रहने लगा हॉस्टल में, तो वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कई सारे स्टूडेंट्स थे, उनको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ना होता था, तो वो मेरे रूम में आने लगे पढ़ने के लिए। उनमें से कई लोग हिंदी नहीं जानते थे, तो मैंने इंग्लिश में उनको ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीजों से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। और आपको अच्छे से याद है कि 1983 में हमने, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता था, तो वो भी मैंने वहां पर टेलीविजन पर ही देखा वहां पर, और बड़ा अच्छा रहा। मेरा पूरा जो पर्सनालिटी है, जिसका डेवलपमेंट कई सालों में नहीं हो पाता, वो 2 महीने में बॉम्बे में जाने से हो गया। हालांकि मैंने कड़ी मेहनत की वहां पर, और आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि आज पेड इंटर्नशिप फिर भी बड़ी कॉमन बात है, लेकिन उस जमाने में मुझे उन्होंने काफी हैंडसम अमाउंट इंटर्नशिप का दिया था, जबकि ऐसा कुछ हमारा तय नहीं हुआ था कि वो मुझे देंगे, लेकिन मेरी रिपोर्ट और मेरे प्रेजेंटेशन के फलस्वरूप उन्होंने दिया। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि जब मैं कॉलेज में था तब, वैसे तो सिंह साहब हमारे बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये अगर उसको सुना देते तो और अच्छा लगता, लेकिन मेरी जो जिंदगी की फिलॉसफी थी कॉलेज के दिनों में, वो देवानंद का जो हम दोनों वाला गीत है उस पर थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और वो क्या है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसको भुलाता चला गया। तो ये फिलॉसफी मैंने कॉलेज लाइफ की रखी। ये मेरा सेकेंड पार्ट था। ये दोनों पार्ट थोड़े बड़े थे, लेकिन अब बात के जो प्रोफेशनल फील्ड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा है। MBA करने के बाद में मैंने जब इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, तो मेरा जो पहला जॉब था, आई वॉज वेरी लकी टू हैव गॉट दैट जॉब। क्योंकि मेरा पहला जॉब था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द CEO, और CEO भी ऐसा वैसा नहीं जो
अमेरिका में सीईओ की काम करके आया था और उसके इंडिया में पेरेंट्स की कुछ हेल्थ के कारण वो छोड़ के और यहाँ पर हमारी कंपनी में भोपाल के पास में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इंडो जर्मन कंपनी, उसके वो सीईओ बने थे। एंड आई लर्नड ए लॉट अंडर हिम। और सबसे बड़ी चीज मैंने वहां पर जो सीखी, ह्यूमिलिटी। वो ही रिफ्यूज टू टेल मी कि तुम मुझे सर नहीं कहोगे। हमारे उसमें कंपनी में चलता था कि आप केकेएस, उनका नाम था केके सरकार, तो वो कहते थे केकेएस कहोगे। तो मैं उनको कहते हुए थोड़ा शर्म लगती थी, मुझसे बहुत बड़े भी थे और मेरे बॉस भी थे इमीडिएट, लेकिन उन्होंने वो संस्कार डाले। आज मैं जो अपने साथियों से, अपने जो स्टाफ से अच्छा व्यवहार करता हूँ, वो ग्राउंडिंग वहां की है। तो वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा। 2.5 साल में रहा और उन 2-2.5 साल में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ में आपको पूरा एक जनरल मैनेजमेंट कंपनी का सीखने मिलता है। मीटिंग कॉल करना, मीटिंग का मिनट्स बनाना, एजेंडा बना के मीटिंग कॉल करना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग के मिनट्स बनाना। इवन वो मुझे जो बोर्ड मीटिंग्स होती थी कलकत्ता में, वहां ले जाया करते थे। और बड़ा अच्छा मेरे लिए वो लर्निंग प्लेटफॉर्म रहा 2.5 साल का करीब। उसके बाद में मैंने एक और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, वो इंडो यूके कंपनी थी, शॉवेलेस ग्रुप की, जो मनु छाबड़िया के नाम सुना होगा आपने, टेक ओवर किंग के नाम से। तो वो वहां पर मार्केटिंग का जॉब था। उसमें मैंने बहुत अधिक ट्रेवल किया, एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग की, और उस ट्रेवलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग बात करते हैं ना मोबाइल की, तो माई लाइफ वॉज मोबाइल दैट टाइम। आई वॉज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मोबिलिटी। और मतलब उस जमाने में जो भी था, वायुदूत था, तो उस समय तो ये जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वायुदूत होते थे, तो वायुदूत में ट्रेवल किया। सेकंड एसी जैसे ही लॉन्च हुआ रेलवे में, उसमें ट्रेवल किया, खूब ट्रेवल किया मैंने, और जितना ट्रेवल किया उतना सीखा। एक बार मैं वेस्ट बंगाल गया और मेरी जो है वो पॉकेट मार दी किसी ने। पॉकेट मार दी तो मेरा पर्स जो है वो चला गया। अब मैंने उतर करके अपना लगेज क्लॉक रूम में रख दिया था, कुछ पैसे लगेज में थे और थोड़े पैसे मेरी जेब में थे। मेरा लौटने का टिकट वगैरह सब मेरे पर्स में था। अब पॉकेट मार दी गई है। मैं जिस रिक्शे में बैठा हूं, मुझे मालूम नहीं, जब मैं उसको देने के लिए निकाला तो मेरे पास पैसे ही नहीं। फिर मैंने उस रिक्शे वाले को कहा कि भाई मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। वो पुलिस स्टेशन ले गया, तब तक उसे रियलाइज हो गया कि पैसा नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ी बहुत मुझे वो बातें सुना करके और चला गया। मेरा उसका उधार है मेरे ऊपर, अब पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। खैर, पुलिस स्टेशन में मैंने कहा कि भाई मुझे कंप्लेंट करना है। लंबी कहानी है, पर मैं उसको सारांश में बताऊं आपको। तो उस पॉकेट मारने के एपिसोड से मैंने 2 बातें सीखी। एक तो ये कि मैं कभी अब पर्स नहीं रखता कभी नहीं रखता। पहली बात, यानी उसमें मैंने ये सोचा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। दूसरी बात मैंने ये सीखी कि क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। पुलिस में मैंने कंप्लेंट करा के एफआईआर की कॉपी लेकर के फिर वहां से रेलवे स्टेशन तक मैं पैदल गया। रेलवे स्टेशन पे आके उस क्लर्क को, जो कमर्शियल क्लर्क को, वो एफआईआर की कॉपी दिखा करके मैंने अपने सूटकेस तक एक्सेस ली। मैंने कहा मुझे एक्सेस दो। ये करीब शाम के 6-7 बज गए। रात को 9 बजे मेरी ट्रेन थी आगे जाने की, और मैंने वो एक्सेस लेते ही पैसे लिए, सूटकेस में पड़े थे। पैसे आते ही राजा हो गए। और फिर मैंने अपना टिकट डुप्लीकेट बनवाया। रेलवे के नियम से 25% किराया और दे करके मैंने टिकट बनवाया। फिर मैंने कुछ खाया, कुछ खाना पीना खाया, दिन भर से भूखा था, और फिर मैंने अपनी आगे की यात्रा की। तो ये सब जो अनुभव हैं, ये आपको घर बैठे नहीं होते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। तो ऐसे कई सारे अनुभव रहे। और हमारे जो उससे प्रोफेशनल फील्ड के जो दोस्त हैं, वो भी आज व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें से भी सभी लोग मुझे बर्थडे की विशेष दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क जो हमारे साथ में चलता है हमेशा। एकेडमिक वर्ल्ड में जब मैं आया तो मुझे 2 अट्रैक्शन थे। अब ये मेरा आखिरी फेज है, सेकंड लास्ट बल्कि। एकेडमिक वर्ल्ड में जब मैं आया तो मेरे 2 अट्रैक्शन थे। एक तो मेरी मदर टीचर थी, मैंने बताया आपको, और दूसरा ये था कि मैंने खुद पढ़ाया हुआ था स्कूल के, वो कॉलेज के लेवल पर जो प्रोफेशनल ट्यूशन दी हुई थी, तो मुझे पढ़ाने का फ्लेयर था। तो मैंने ये सोचा, और नॉवेल का शौक तीसरा, कि इंडस्ट्री में वहां रहते हुए टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल। तो मैंने टीचिंग में आने का निर्णय लिया, और कई सारी जगहों पे मैंने इंटरव्यू दिए। यानी कि वो कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो
15 दिन पहले मैंने जम्मू में इंटरव्यू दिया और 15 दिन बाद मैंने इंटरव्यू दिया पौंडीचेरी में। तो वही कश्मीर से कन्याकुमारी हो गई एक प्रकार से। जम्मू में मैं सेलेक्ट हो गया, पौंडीचेरी में मुझे रिजर्व में फर्स्ट रखा गया। अब मैं ऑलरेडी वेल सेट हो चुका था इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री से निकलने का मेरे को बहुत ज्यादा तीव्रता थी, इच्छा थी, लेकिन मेरे फादर ने मना किया। उन्होंने कहा कि 1/3 सैलरी पे तुम जा रहे हो। मुझे जो इंडस्ट्री में जो तनख्वाह मिलती थी उसकी केवल 1/3 सैलरी टीचिंग में मिलती थी। फिर भी मैंने कहा नहीं पापा मैं जाऊंगा, और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जाके ज्वाइन किया। और जम्मू यूनिवर्सिटी में हालांकि मैं कुछ ही महीने रहा, लेकिन वहां पर जो आतंकवाद था और खासकर जो 370 धारा लगी हुई थी, जब मुझे मालूम चला कि हम यहाँ पर आकर जमीन वगैरह कुछ नहीं ले सकते, तो फिर मेरा मन वहां से हट गया। और उसके बाद में महाकाल की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, और मैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में सिलेक्ट हो गया और सितंबर 89 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। जहां पर मुझे लगता है आप भी उसी समय आ गए थे या थोड़ा सा हमसे कुछ दिनों बाद आप आए, शायद अक्टूबर में ऐसा कुछ, तो 3 अक्टूबर। हाँ, तो सिंह साहब ने मुझे वहां ज्वाइन किया। हम लोगों का बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं वहां के जो अपने साथियों के नाम बताऊं तो आप समझेंगे हुज एंड हु ऑफ इंडियन एकेडमिक वर्ल्ड। प्रोफेसर पीएन मिश्रा हमारे पहले डायरेक्टर हुआ करते थे, जो जैसा अनिल जी बताते हैं सिंह साहब के बारे में, वैसे ही पीएन मिश्रा जी को भी हमने सुना है। प्रकांड पंडित, गीता के और भगवान कृष्ण पे नॉन स्टॉप बोलने वाले। आज सुबह मैंने उनको फोन लगाया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा मेरे बड़े बेटे का, विष्णु का भी जन्मदिन आज है, तो उन्होंने कहा मेरे 2 बेटों का जन्मदिन आज है। उज्जैन में प्रोफेसर नागेश्वर राव आए, फिर मिश्रा जी जब इंदौर चले गए तो प्रोफेसर नागेश्वर राव हमारे डायरेक्टर हुए। उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने हमें बहुत डेवलप किया, बहुत मौके दिए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप्स में जाने के उन्होंने मौके दिए। वो इस वक्त इग्नू के वाइस चांसलर हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के वाइस चांसलर हैं। हनुमान जी से जुड़ा हुआ बड़ा अच्छा तथ्य है कि हनुमान जी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में नागेश्वर राव साहब एक्सपर्ट थे, पीएचडी वाइवा में नागेश्वर राव साहब एक्सपर्ट थे, और आगे जब और भी इंटरव्यू हुए आपके एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह के, तो अधिकांश जगहों पे नागेश्वर राव साहब का आशीर्वाद हमारी फैकल्टी को मिलता रहा। मुझे जब अपनी पीएचडी करना थी तब मैंने उज्जैन में इस बात का सोचा कि मैं किस तरीके से अपनी पीएचडी करूंगा। तो हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब और आए थे, प्रोफेसर राजकुमार जैन साहब। तो वो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी पीएचडी की है। और हम लोग अक्सर बात किया करते हैं, जो भी उन्हें जानते हैं, जो भी मिले हैं, वो जानते हैं कि भाई साक्षात अगर कोई भगवान है धरती पर तो वही। एकदम निष्पक्ष, निश्चल, निष्कपट, और एकेडमिक ल्यूमिनरी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के प्रोडक्ट, और रिसर्च के कंसेप्ट कांच की तरह साफ। जैसा ये कार्तिक जी और सब लोग याद करते हैं मेरे बारे में, ऐसा ही उनका था कि वो अपने ध्यान में चले जाएंगे, मगन हो जाएंगे, पर मैं सवाल जवाब, कई बार तो यहाँ उज्जैन आते थे तो गेस्ट हाउस में रुकते थे, तो एक बिस्तर पे वो लेट जाते थे, एक पे वो मुझे बगल में लिटा लेते थे। लेटे लेटे भी मैं सवाल करता रहूं, वो जवाब देते रहे, वो आधी नींद में भी रहे तो भी जवाब देते रहे। अगर मुझे रिसर्च में कुछ भी आता है तो प्रोफेसर राजकुमार जैन। और हमारी सौभाग्य है कि वो हमारे 14 तारीख को वैलिडिक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। सर आना संभव नहीं है, 70+ की उम्र है, हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए भी काफी बरस हो गए, डीन वगैरह के पद पर रिटायर हुए थे। हमारे जो साथी थे, एक तो आपने स्पेसिमेन आज देखा ही है, जो कितने प्रकांड पंडित हैं और कितने बड़े विद्वान हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी थे, आप जानते हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, जो अभी कोटा में से रिसेंटली रिटायर हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे साथी प्रोफेसर आरपी दास, जो अभी इग्नू में प्रो वाइस चांसलर हैं राव साहब के साथ। उसके अलावा प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी, जो बीएचयू में एफएमएस के डीन एंड डायरेक्टर हैं, अभी अंटिल रिसेंटली थे, अब कार्तिक ने बताया कि दुबे जी हो गए।
बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे, कुछ वहीं अभी हैं रह गए जिन्होंने अपनी भावनाएं इस अभिनंदन पत्र के माध्यम से भेजी हैं। वो बड़ा फॉर्मेटिव ईयर्स थे, बड़ा जबरदस्त समय था। जैसा आप बता रहे थे, हम लोग सब्जेक्ट लेने के लिए लड़ा करते थे, क्लासेस लेने के लिए लड़ा करते थे। हम लोगों ने ये तय किया था कि विद्यार्थी का एक भी लेक्चर खाली नहीं जाने देंगे पूरे सेमेस्टर। चाहे किसी को 4 घंटे भी लेक्चर लेना पड़े एक टीचर को तो लेंगे, पर उस बच्चे को 1 घंटे के लिए भी फ्री नहीं छोड़ेंगे। दैट वाज द स्पिरिट। और एक बड़ी अच्छी परंपरा मिश्रा जी ने शुरू की थी कि हम टीचर्स एक दूसरे की क्लास में बैठ सकते थे, और बैठने के कुछ नियम थे। आप समय पर आएंगे, विद्यार्थी के जैसे समय पर जाएंगे। यू विल स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। बिल्कुल विद्यार्थी की तरह होकर के हम लोग एक दूसरे की क्लासों में बैठा करते थे। बाद में क्लास के बाहर हम जो है ऑनेस्ट फीडबैक लिया करते थे, और वो फीडबैक हमें इतना काम आया। वो त्रिपाठी जी एक बार बैठे मेरी क्लास में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, कहने सब बढ़िया है, बस आप क्या करते हो कि लिखते ही जल्दी मिटा देते हो, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता। तो वो चीज मुझे देखिए आज इतने वर्षों के बाद में भी याद है, जो 32 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी। तो इतना फायदा होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ करता है। और मुझे ये भी अच्छे से याद है सीखने की ललक कितनी ज्यादा थी कि हमारे भाई जो पीके सिंह साहब हैं, इनका ये इच्छा थी कि ये क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट को सीखें। तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में मैक्सिमम ऑफ माय क्लासेस, मेरी सुबह 8 बजे क्लास हुआ करती थी, तो सिंह साहब सुबह 8 बजे आकर के पहले मेरी क्लास में बैठा करते थे, उसको सब्जेक्ट को सीखा करते थे, क्योंकि इनको इकोनॉमेट्रिक्स में इंटरेस्ट था और इनको ये था कि मैं क्वांटिटेटिव में कुछ अच्छा करूंगा, तो रुचि के कारण। और फिर उसके बाद में 9 से 10 सर अपनी क्लास लिया करते थे, मैं भी ऐसे ही, हम लोग हमारी क्लासेस सुबह सुबह लिया करते, हम लोग ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे। और उसके बाद में जो है हम लोग जाकर के फिर साथ में चाय के टपरे पर बैठ करके ज्ञान की चर्चा किया करते थे। और वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो बहुत रेयर है सर। ये मुझे याद है सिंह साहब का। साथ ही एग्जीक्यूटिव बैच जो इवनिंग बैच हुआ करता था, वहां पर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। 6 to 9 क्लासेस हुआ करती थी। उन्होंने कहा मैं यहाँ आ तो जाता हूँ, फालतू बैठा रहता हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में बैठा करूंगा। वो भी पूरे सेमेस्टर मेरी क्लास में, क्वांटिटेटिव की क्लास में बैठे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय साथी रहे जिनमें सीखने की इतनी ललक थी। और हम लोग भी, जैसा जब भी कभी कोई ऐसा टॉपिक सर पढ़ाते थे सिंह साहब, हम जाकर के वहां विद्यार्थी की तरह बैठ करके सीखा करते थे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो मेरा हाथ तंग था, तो इसलिए कई बार सर की क्लासों में हम बैठे हैं। उज्जैन आने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी हुआ कि 1990 में मेरी मैरिज हो गई। 1990 में मेरी मैरिज हुई, और मेरे पिताजी ने रश्मि को यही कहा कि अब तुम्हारे को एक ही काम करना है कि इसको एक जगह रोक के रखना है। क्योंकि जनवरी टू दिसंबर 19 हमारी मैरिज जून 90 में हुई, जनवरी टू दिसंबर 1989 कैलेंडर ईयर में मैंने 4 नौकरियां की थी। चौथी नौकरी पे जाकर के उज्जैन में टिका था। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन्हें उज्जैन में थोड़ा बांध के रखिएगा। अब रश्मि खुद पीएचडी थी शादी के पहले से, इस मायने में मेरी सीनियर हुई। और पीएचडी के नाम से, जैसा सिंह साहब कहते हैं, मुझे भी बड़ा भय लगता था, और सिंह साहब का रुचि नहीं थी उसमें कि ये सब ठीक है, फालतू बातें, अध्यात्म बड़ी चीज है। लेकिन जैसे तैसे करके, और मैंने 1992 में अपना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया, और गुरुजी की कृपा से मैंने जो टॉपिक लिया वही टॉपिक है जो आपका ये थीम है कॉन्फ्रेंस की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। 92 में जब ये टॉपिक मैंने लिया तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब 95 में अवार्ड हो गई तब जाके मुझे पता चला कि हिंदुस्तान की पहली पीएचडी थी। और उस पीएचडी को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला वो रश्मि से मिला, और इनके पिताजी यानी मेरे ससुर साहब से मिला। ही इज नो मोर नाउ। तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि किस तरीके से, क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ एन एमिनेंट एकेडमिशियन, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड रिनाउंड एकेडमिशियन थे जूलॉजी के। तो वहां से मुझे
वो किताब का नाम था बिजनेस रिसर्च मेथड्स बाय एमोरी, बिजनेस रिसर्च मेथड बाय एमोरी एंड कूपर, एमोरी एंड कूपर। फिर वो उस समय सिर्फ कैनेडियन एडिशन ही अवेलेबल था, हमको एक एक कॉपी उसकी गिफ्ट की गई। फिर जाकर के बाद में जाकर के जब एमोरी की डेथ हो गई तो कूपर एंड शिंडर्स के नाम से जो अभी अपन पढ़ते हैं ना, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, कूपर एंड शिंडर्स, वो किताब है ये, जो हिंदुस्तानी एडिशन बाद में आया। और मैं समझता हूं कि दिस बुक, दीज ऑथर्स हैव बीन माय गुरु अपार्ट फ्रॉम प्रोफेसर आर के जैन साहब इन रिसर्च मैथोलॉजी। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि कोई एक अच्छी किताब, स्टैंडर्ड बुक अगर आप अपने उस विषय में छांट लें और उसको पढ़ लें पूरा, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगी। बहरहाल ये सब तो था समय जब तक मैं उज्जैन में था। उज्जैन से हम सभी 96 में, मैं, पवन जी और पवन जी दूसरे शर्मा, पवन शर्मा कोटा वाले, हम तीनों कुछ महीनों के अंतर से थोड़ा थोड़ा करके हम तीनों उज्जैन से निकल गए। सिंह साहब गए कानपुर यूनिवर्सिटी में, मैं गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, पवन जी आए वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उस समय वर्धमान महावीर नहीं कहते थे, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा कहते थे, KOU के, तो वहां पर आए वो प्रोफेसर होकर। 96 की बात बता रहा हूं, हम दोनों एसोसिएट प्रोफेसर होके गए, पवन जी प्रोफेसर होकर आए। तो उज्जैन थोड़ा सूना हो गया, ऐसा मेरा मानना है, और एकेडमिकली भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन जब हम निकले तो इग्नू में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक अलग दुनिया है, और यहां पर मैंने नया सीखा, मल्टीमीडिया, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर था दिल्ली में इग्नू में। 68 करोड़ की कीमत का स्टूडियो बना करके जापान सरकार ने इंडिया को गिफ्ट कर दिया था, और इतने स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स थे कि यदि आप पिन भी गिराओगे तो उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी। वहां पर जब मुझे पहली बार टेली कॉन्फ्रेंसिंग लाइव करने का मौका मिला तो मुझे अच्छे से याद है कि ऐसी डेस्क थी और मेरे हाथ यूं कांप रहे थे, और मैंने यहाँ नीचे छुपा लिए, तो इस तरीके से मेरे माय हैंड्स वेयर शिवरिंग, और मैंने उनको डेस्क के नीचे छुपाया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद में ही मैं अभ्यस्त हो गया, और मैं हालांकि बहुत थोड़े समय इग्नू में रहा हूं, लेकिन वो जो लर्निंग थी वहां की, उसका परिणाम है जो अभी बताते हैं मेरे बायोडेटा में कि 200 एजुकेशनल फिल्म्स मैंने बनाई। वो तो यहाँ उदयपुर आने के बाद ये आपका EMRC जोधपुर के प्लेटफॉर्म पे बनाई, या जो अभी मूक का मेरा प्रोग्राम अभी लॉन्च हो चुका है, चल रहा है, 500+ लर्नर्स हैं, मूक का जो प्रोग्राम है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये सारी जो ग्राउंडिंग, ये सारी लर्निंग मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की मेरी लर्निंग है। लेकिन वहां सब कुछ बढ़िया था, बस शहर से मुझे प्रॉब्लम थी। अब कार्तिक जी बैठे हैं, दिल्ली वाले हो गए, लेकिन बहुत पॉल्यूशन था और क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे नहीं मिल रही थी। तो आई ट्राइड फॉर एल्सवेयर। मुझे लकीली मुझे इग्नू के साथ साथ जहां मैं एसोसिएट बना था, सागर यूनिवर्सिटी में भी एसोसिएट में बना, और यहाँ पर FMS उदयपुर में भी एसोसिएट बना, और 3 जगहों पे सिलेक्टेड एसोसिएट प्रोफेसर बनना उस समय संभव था, आज तो मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। और सागर मैंने ज्वाइन नहीं करने का निर्णय लिया, उसके पीछे कारण ये था कि मैं यहाँ पर उदयपुर में ज्वाइन करने के भी तकरीबन 2 या 3 साल पहले से यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया करता था, और उदयपुर शहर इतना खूबसूरत था कि मैं उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया, और परिवार को भी मैं लाया, रश्मि को भी लाया, मेरी बेटी भी थी उस समय छोटी, उसको भी लाया। तो हम लोगों ने तय किया कि हम उदयपुर ही रहेंगे। जब मैं यहाँ उदयपुर ज्वाइन करने आ रहा था और इग्नू से मैं रिलीव होकर के वो सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर जब मैं पहुंचा, छोटी लाइन की ट्रेन आया करती थी दिल्ली से उदयपुर, तो किसी व्यक्ति ने मेरा पीछे से कंधा पकड़ा, तो मैं मुड़ के देखा, मैंने कहा कौन? तो अनिल जी वहां थे मौजूद, अनिल कोठारी साहब, और इन्होंने मुझे हंसते हुए कहा, कहने लगे कि देखिए सर, मैं आपको रिसीव करने दिल्ली तक आ गया हूँ। तो संयोग से अनिल जी वहां दिल्ली पहुंचे हुए थे। आपने भी दिल्ली में कुछ समय काम किया, आपकी सिस्टर उस समय दिल्ली में थी शायद, तो वो एक अच्छा सुखद संयोग रहा। और यहाँ पर आने के बाद में मैं 24.5 साल पूरे कर रहा हूँ इस महीने, यहाँ उदयपुर में 24 साल 7 महीने पूरे कर रहा हूँ। यही अफसोस है कि 25 साल नहीं हो पाए, लेकिन
बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी जो मेरी पारी यहाँ पर शुरू हुई, जो मेरी पहले नहीं थी कभी, रिसर्च गाइडेंस की। क्योंकि मैं उज्जैन में था तब खुद असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैं खुद पीएचडी कर रहा था। इग्नू में वहां पर ये प्रावधान नहीं था पीएचडी कराने का। मैंने यहाँ आकर के जब शुरुआत की तो मुझे याद है सोडानी साहब मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि करुणेश जी दुकान का लाइसेंस ले लो। तो मैं पहले समझ नहीं पाया, दुकान का लाइसेंस ले लो। उन्होंने कहा कि तुम डीन पीजी में पहले अप्लाई करके सुपरवाइजर बन जाओ। तो मैंने डीन पीजी में अप्लाई किया, सुपरवाइजर बन गया। अब मैंने नजरें घुमाना शुरू की कि मुझे कौन सा कैंडिडेट मिलेगा, क्या होगा। संयोग से मेरे ही साथ 97 में जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर होके यहाँ आया, तब मेरे ही साथ में अशोक जी, प्रोफेसर अशोक सिंह, हनुमान प्रसाद जी, मीरा जी, तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर होकर के 97 में मेरे ही साथ आए थे। तो उनमें से हनुमान जी को मैंने पूछा कि भाई, मैंने ही आगे बढ़ के पूछा, मैंने कहा भाई आप पीएचडी करने का क्या विचार है। तो उन्होंने कहा सर अभी तो कुछ सोचा नहीं, बहुत ही यंग थे, एकदम एमबीए करके तुरंत आए थे। 2-4-6 महीने ऐसे ही विचारों में निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं करूंगा। अब दूसरा, जब तक उन्होंने हाँ नहीं किया जब तक मुझे टेंशन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाँ किया तो मुझे टेंशन हो गया। टेंशन क्या हो गया कि मैं हालांकि खुद एमबीए हूं, लेकिन मैं बीएससी एमबीए था, इसलिए फाइनेंस और अकाउंटिंग के फील्ड में मुझे भारी डर लगता था। और हनुमान जी फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन लिए हुए। अब मैं पहली पीएचडी कराने जा रहा हूं जीवन की, और वो भी फाइनेंस का बंदा सामने है जो तैयार है पीएचडी करने को। अब मैं कैसे करूंगा। फिर मैंने दिमाग चलाया, मैंने अपना जो पीएचडी का टॉपिक था आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे लगाया था मध्य प्रदेश की। हनुमान जी को मैंने कहा कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये अगर इंडिया की नहीं तो राजस्थान की डेफिनेटली पहली पीएचडी उस समय पर ये शुरू हुई हमारी यात्रा 98 के आसपास, 98 के आसपास ये यात्रा शुरू हुई। फिर हनुमान जी के साथ साथ मीरा जी ने ज्वाइन कर लिया। मीरा जी तक आते आते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो फिर मैंने आईएसओ 14000 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो टॉपिक मीरा जी को दिया। वो निर्विवाद रूप से वो इंडिया की पहली पीएचडी मीरा जी को अवार्ड हुई आईएसओ 14000 पे। साथ ही साथ प्रमोद पालीवाल जी, जिनका मैंने जिक्र किया, जो ऑनलाइन संभवतः उपलब्ध होंगे, उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया। तो मैंने उनका बैकग्राउंड पूछा तो उन्होंने कहा मैं सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। तो मैंने उनको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री पर पीएचडी कराई। ये तीन जो मेरे पहले थे, 1, 2, 3, and I am very proud to say that all three of them have reached the position of professor, director and deans in their respective institutions, and उनके अपने भी 15-15, 20-20 स्कॉलर्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से कुनबा बढ़ा। और मुझे ऐसा भी याद है कि जो एक ही कन्वोकेशन में, am I right, एक ही कन्वोकेशन में हनुमान जी को, मीरा जी को, प्रमोद जी को, तीनों को एक ही कन्वोकेशन में पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई। तो वो मेरे लिए बड़ा गौरवशाली दिन था। उसके बाद में फिर हमारे और भी स्कॉलर्स जुड़ते चले गए। अगर मैं सबका ब्यौरा दूंगा तब तो ये घंटों चला जाएगा लेक्चर, लेकिन कुछ मैं बताना चाहूंगा। जैसे अनीता सुखवाल बैठी हैं, ये मेरी एमबीए में स्टूडेंट थी। अब इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर पीएचडी करा दीजिए, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कराऊंगा। अब ये थोड़े दिन तो चुप बैठी, लेकिन फिर ये एक दिन अपने पिताजी को लेकर के मेरे घर आ गई। जब मैं यहाँ आरबीस में रहता था, तो पिताजी को लेकर के जब घर आ गई तो मैंने कहा आप, वो मेरे बड़े, मेरे आदरणीय, मैंने कहा आपको तो मैं मना कर ही नहीं सकता। वहां से मैंने अनीता को पीएचडी कराई, और मुझे गर्व है कि कराई, क्योंकि हमने जो टॉपिक लिया था वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पर लिया था। और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में हमने सिर्फ सीईओ से इंफॉर्मेशन ली थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। और ऐसे कई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे जिन्होंने अनीता को कहा कि ये क्वेश्चनायर हम तभी भरेंगे जब एक कॉपी तुम हमें खाली दे के जाओगी। इतनी बढ़िया हम लोगों ने उसमें काम किया, इतनी बढ़िया क्वेश्चनायर बनाई। इसी तरह से मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब मेरे पड़ोस में रहने वाले छाबड़ा साहब, यहीं बैठे हुए हैं, हमारे सबके वयोवृद्ध हैं, मेरे लिए भी आदरणीय हैं, और छाबड़ा साहब मेरे पड़ोस में रहते थे इसी कैंपस में। तो एक दिन छाबड़ा साहब घर आए, उन्होंने कहा मुझे पीएचडी करना है। तो मैंने कहा सर कर लीजिए आप, मुझे लगा कि करना होगी तो सर कर लेंगे पीएचडी अपने वहाँ। आप ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में थे, सीटीआई में। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंडर में करना है।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि सर मैं आपको कैसे करा सकता हूँ, आप तो मुझसे हर चीज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, सब आदरणीय है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको कराना है। फिर मैंने उनसे पूछा आप क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर जो भी स्कॉलर आता है, जब तक वो घंटी बजाता है तब तक बड़ा टेंशन में और बड़ा कंफ्यूज रहता है, जब वो तुम्हारे यहाँ से निकलता है तो बड़ा खुश जाता है और बड़ा सेटिस्फाइड दिखता है, इसलिए मुझे पीएचडी करना है। तो ऐसे छाबड़ा साहब मेरे संपर्क में आए। हालांकि छाबड़ा साहब से जो मेरी पहली मुलाकात थी वो भी मुझे याद है। एक यहाँ का 96 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जयसमंद में, और वो थे भाभा इंस्टीट्यूट वाले थे ना कोई, हाँ बेनीवाल, अब शायद रहे नहीं वो। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं रश्मि को भी लाया था, और फिर वहां छाबड़ा साहब भी उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वहां पर हमने जो है उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। वहां पर भी छाबड़ा साहब मुझसे प्रभावित हुए थे। उन्होंने स्कॉलर ग्रुप पे वो डाला भी है मैटर कि एक कोई पेपर प्रेजेंटर आ नहीं पाए थे, तो फिर ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि साहब कोई पढ़ दे, तो मैंने कहा चलो मैं उनका पेपर पढ़ देता हूं। तो मैं उस पेपर को इस ढंग से प्रेजेंट किया जैसे वो मेरा अपना पेपर हो। लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए, मैंने उनके क्वेश्चंस के भी जवाब दे दिए। तो फिर छाबड़ा साहब ने ये कमेंट दिया था, शायद छाबड़ा साहब ने कहा कि स्टेपनी इज बेटर देन ओरिजिनल टायर। तो वहां से हमारी दोस्ती हो गई, और बाद में देखिए संयोग ऐसा हुआ कि मैं इसी कॉलोनी में आया, छाबड़ा साहब मेरे पड़ोस में रहते थे। बाद में इन्होंने पीएचडी का भी फैसला लिया मेरे साथ में करने का, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप सर मेरी एक आदत है कि जिसका जो रिसर्च एरिया है उस पर ही पीएचडी प्रॉब्लम देना। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में सर काम कर रहे थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हमने कितने 20 साल पहले, नहीं सर, हाँ 17 साल पहले सर को पीएचडी अवार्ड हो गई थी छाबड़ा साहब को। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इधर सर का वाइवा हुआ, उधर सर का रिटायरमेंट हुआ। पीएचडी उन्होंने सिर्फ स्वांता सुखाए की थी कि मुझे बस ज्ञान के लिए पीएचडी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर रहता है। एआईसीटी ने कुछ नियम बदला, उन्होंने कहा कि भाई पीएचडी होल्डर जरूरी है प्रिंसिपल के लिए। तो पैसिफिक कॉलेज वालों ने जब अपना नया कॉलेज बनाया, पैसिफिक इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसके लिए आपको डायरेक्टर के लिए घर से उठा के ले गए आपके पीएचडी होने के कारण, और काफी 10 एक साल आप वहां पर भी रहे मेरे ख्याल में। तो इस तरीके से छाबड़ा साहब की कहानी रही। करुण जी जब आए मेरे पास में, तो ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे, और ये वहां पर सरस डेयरी में थे। अब मेरे विद्यार्थी भी थे एमबीए एग्जीक्यूटिव बैच के, और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। और गोल्ड मेडल की जब ये मिठाई लेकर के घर आए, तो मैंने इनसे कहा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। तो ये ने आश्चर्य पड़ गया कि क्या बात है सर, क्यों नाराज हैं। मैंने कहा जब तक आप मेरे अंडर में पीएचडी ज्वाइन नहीं करोगे मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने सहर्ष पीएचडी ज्वाइन की, और हमने, मुझे ऐसा याद आता है कि शायद मेरे जीवन की पहली एक्शन रिसर्च थी। एक्शन रिसर्च में हमने इस तरीके से काम किया कि कुछ क्वालिटी के टूल्स हम डिस्कस करते थे, उनमें से कुछ टूल्स ये वहां लगाते थे अपने प्लांट पर। बिफोर का डाटा हम ले लेते थे, टूल्स लगाने के बाद में आफ्टर का डाटा लेके बिफोर आफ्टर से हम देखते थे कि ये टूल्स की कितनी इफेक्टिवनेस है। और इस तरीके से बहुत अच्छी एक्शन रिसर्च हुई, क्वालिटी रिसर्च हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस विशेष साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में, सरस डेयरी उदयपुर को इंडिया की बेस्ट क्वालिटी डेयरी का अवार्ड मिला था उस साल। एंड द होल क्रेडिट मस्ट गो टू करुण, कि उन्होंने जिस तरीके से वो क्वालिटी की टेक्निक को, 5S आपने ही लगाया, 5S अब बाद में डेयरीज में लगने लगा, सबसे पहले हमने 5S लगाया था वहां पर। तो ये सारे एपिसोड हुए। कार्तिक आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक में बड़ा रिगरस वर्क शेड्यूल होता था, 8:45 बजे रात को घर आया करते थे। और इनकी जो वाइफ हैं वो रश्मि की विद्यार्थी हैं डिम्पल, तो वो बताया करती थी, कहने मैं प्लेट में खाना लेकर के पीछे पीछे कार्तिक के दौड़ रही हूँ कि थोड़ा बहुत खा लो, और ये आनंद फानंद में खा के और सर के यहाँ जाना है करके। मैं उस समय यहाँ रहता था माया मिष्ठान में, तो आप 8:45-9 बजे मेरे घर आ जाते थे। 8:45 बजे बैंक से घर आए, 9:15 पे मेरे घर आ जाएं, कभी 11, कभी 12, कभी 1 बजे तक हमारी सिटिंग्स और सेशंस चलें। और बढ़िया क्वालिटी का वर्क कार्तिक जी ने किया, और बड़ा गर्व है मुझे कि आज ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डीन प्लानिंग का पद सुशोभित कर रहे हैं प्रोफेसर कार्तिक दवे। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है। अजीमुद्दीन खान साहब को नहीं भूल पाऊंगा। आप भी, जब मैं यहाँ ज्वाइन भी नहीं किया था, उसके पहले से यहाँ एमबीए एग्जीक्यूटिव के प्रोग्राम में स्टूडेंट थे,
और हम लोग जब यहाँ आया करते थे, मैं जब गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाने आया करता था, तो ये अपना स्कूटर दे दिया करते थे कि सर आप घूम के आइए उदयपुर करके। तो मैं और रश्मि इनके स्कूटर पे काफी घूमे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार अजीम भाई को ही मैंने कराया पीएचडी के लिए। इन्होंने बहुत पहले कहा था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि मुझे लगता है 5-6 साल बाद आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की। लेकिन जो पीएचडी की है, ओ हो, जो 42 स्कॉलर्स जो मेरे अंडर में अवार्डेड हैं, अगर मैं टॉप 5 के जिक्र करूं तो फिर उसमें अजीम की पीएचडी आएगी। बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, और ये पीएचडी अवार्ड हो गई 2012 में। एम आई राइट? 11 में, 2011 में बीआई पर पीएचडी अवार्ड करा दी सर, जो कि अभी भी बीआई अभी भी नया टॉपिक है, जबकि बिजनेस इंटेलिजेंस। और अजीम का जो एकेडमिक्स का प्यार है वो देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स मेरे साथ लिखे। कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स तो ऐसे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल टॉप क्वालिटी के हैं। एक तो वो प्रज्ञान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे का जर्नल है। एक वेब ऑफ साइंस के कई सारे पब्लिकेशंस थे, बहुत अच्छे पब्लिकेशंस हमने किए। और फिर आपकी पूरी थीसिस भी पब्लिश होके आई बुक फॉर्म में, वो सारा काम रहा। फिर हमारे जो नई पीढ़ी आ गई, जो अभी जो बैठे हैं, उन्हीं का जिक्र करना अच्छा रहेगा। ज्योति दशोरा जी ने पीएचडी की मेरे अंडर में, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन आईटी इंडस्ट्री। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम किया, और मैं इनकी जीवटता की दाद देता हूं कि यहाँ पे जॉब करते हुए भी, परिवार को संभालते हुए भी अच्छी क्वालिटी की रिसर्च इन्होंने की, और आज संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योति दशोरा। उसके अलावा ज्योति जैन जब मेरे पास आई, मैं तो ज्योति छाजेड़ नाम से ज्यादा एसोसिएट करता हूँ, ये भी अपने एफएमएस की एमबीए थी। और जब ये आई तो सीएसआर इन माइनिंग इंडस्ट्री पर मैंने इन्हें पीएचडी कराई, और बड़ा ही खतरनाक टॉपिक था, क्योंकि माइनिंग वाले तो जो है पुलिस वालों को अपनी वैन से और ट्रक से रौंद देते थे, और इस तरीके का काफी सारा आतंक उस समय लगा हुआ था। लेकिन मुझे याद है कि बड़ी मेहनत से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया और बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दिव्या कीर्ति गुप्ता नहीं है अभी फिजिकली, शायद ऑनलाइन हो या ना भी हो, लेकिन उनका जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि 2002 में मेरे पास आई थी, और वनस्थली ने मुझे गाइड बना रखा था। उस समय यूजीसी अलाउ करती थी। मेरी 42 में से 5 पीएचडी वनस्थली से हैं, तो उसमें दिव्या कीर्ति गुप्ता को पहली थी वहां से, वनस्थली से। तो जब मैंने उनको पीएचडी कराना शुरू किया तो आप देखेंगे कि 2007 में उन्हें अवार्ड हुआ, और टॉपिक था सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कल्पना करिए कि 19 साल पहले हमारे दिमाग में आया कि सीएसआर भी कोई टॉपिक है जिस पे काम करना है, और 2007 में उन्हें अवार्ड हो गई। बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में किया, और आईएसओ 26000 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें दिव्या का नाम दर्ज है। तो इस तरीके से ये सारे जो विद्यार्थी हैं, अगर मैं आज किसी मकाम पर हूं, किसी कद पे पहुंचा हूं, तो इन सारे विद्यार्थियों का बड़ा योगदान है। ज्योति का मैं बता रहा था, ऐसे ही नेहा खान का बताऊंगा कि इन्होंने भी डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पर टीक्यूएम पर पीएचडी की। और इसके अलावा जो है अब नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिसमें कि संदीप अभी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर हैं आरएसीबी में, तो इनको एनर्जी मैनेजमेंट पर हम पीएचडी करा रहे हैं। आईएसओ 50000 पर वो काम करेंगे। महेंद्र मेरे साथ रहते हैं, बहुत साये की तरह बहुत काम करते हैं, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस पर महेंद्र पीएचडी कर रहे हैं। तनुजा आई हुई थी, अभी दिख नहीं रही, तनुजा आई थी। तनुजा ने 5 साल मेरे साथ बिल्कुल साये की तरह रह करके काम किया। 3 साल जेआरएफ थी, 2 साल एसआरएफ थी। हमारी यूनिवर्सिटी का जब नेक का एक्रेडिटेशन हो रहा था, तब उसकी मेहनत काबिले तारीफ है। तो ऐसे सभी बच्चों ने बहुत काम किया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं। कई तो ऐसे जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी थे, लेकिन आत्मीय रूप से मेरे से जुड़े रहे, और उनके पीएचडी पूरा कराने में भी मैंने काफी उनको अपने एज ए टीचर ही उनको पूरा सपोर्ट किया। एक और मुझे याद आता है, जैसे मैं कई सारे इनोवेशन बता रहा था कि कहीं बाहर जाता था तो मैं किसी स्कॉलर को ले जाता था ताकि फ्री टाइम में उनका काम करा सकूं। कुछ मेरा ऐसा ट्रेवल प्लान था कि मैं यहाँ से भोपाल जा रहा था, भोपाल से फिर मुझे वापस अजमेर आना था, फिर अजमेर से जयपुर, ऐसा 7-8 दिन का ट्रेवल प्लान था लगातार का। तो मेरे एक पीएचडी स्कॉलर हैं, वो भी आ नहीं पाए, प्रोफेसर निशांत जोशी, जो अभी प्रेस्टीज ग्वालियर के डायरेक्टर हो गए हैं,
और रिसेंटली प्रोफेसर हुए हैं, मैं उनकी सिलेक्शन कमेटी में गया था जुलाई में ही। तो निशांत के फादर उनको बाई कार इंदौर में वो रहते थे, इंदौर से उज्जैन लाए, उज्जैन में उनको मेरी कार में बिठाल दिया और उनकी मैक्सिमम पीएचडी ऑन द रोड हुई है। ऑन द रोड की बस मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और इस तरीके से उनकी पीएचडी हुई है। प्रमोद की पीएचडी का मुझे याद है, उस समय लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन पर काफी सारा हमारा डिस्कशन हुआ करता था, इस तरीके से पीएचडी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अनीता ने मेरे लिए आईसीसीआर में अप्लाई कराया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में, और मुझे मालूम ही नहीं था क्या होता है ये क्या नहीं। अनीता ने ही सारा खोजबीन करके, जब इसने कहा सर यहाँ अप्लाई करना है, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करना है तो कर दो, मेरे बिहाफ पर अनीता ने अप्लाई किया एंड आई गॉट दैट चेयर प्रोफेसरशिप, जो कि मैं समझता हूं कि वन ऑफ द टॉप फेदर्स इन माय कैप है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की चेयर प्रोफेसरशिप मिलना, मेरा जो अपना पर्सनल पासपोर्ट था वो गवर्नमेंट ने रखा, व्हाइट कलर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया, और मैं वहां जाकर के पापुआ न्यू गिनिया में 7 महीने अपने एक सेमेस्टर की चेयर प्रोफेसरशिप पूरी करके आया था। क्या भूलूं, क्या याद करूं, यही लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा कहने को है। 21 साल पहले मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी शुरू हुई। हालांकि मैंने कभी भी अपने अंदर के प्रशासनिक पद को अपने शैक्षणिक पद पर हावी नहीं होने दिया। हमारे सभी साथी जानते हैं कि डायरेक्टर हूं या ना हूं, मेरी टीचिंग को मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया। और मेरे जो अपने पीएचडी के स्कॉलर्स तो अति प्रिय होते ही हैं, लेकिन मेरे जो एमबीए के विद्यार्थी हैं, आज तक के जो अभी भी जो हमारा रिसेंट बैच पढ़ रहा है, इन तक के विद्यार्थियों से मेरा जीवन संपर्क लगातार बना रहता है। यहाँ तक कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी पिछले साल से चल रही हैं, मुझे अच्छे से याद है कि कम से कम 150 लेक्चर मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए हैं, और इनसे बड़ा आत्मिक लगाव मेरा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर विद्यार्थी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका हमें मिलता है। तो मित्रों, बातें तो बहुत सारी हैं। मैंने यहाँ पर IQAC में काम करके भी बहुत कुछ सीखा और बहुत नाम कमाया। पूरे कंट्री में मेरा नाम अगर है कि क्वालिटी मैन के नाम से, तो एक मैंने पीएचडी की खुद की क्वालिटी में, दूसरा मैंने आप जैसे क्वालिटी पीएचडी स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए, तीसरा मैं यूनिवर्सिटी की क्वालिटी रिवॉल्यूशन में, क्वालिटी मूवमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, और IQAC में मैंने जो है काफी मेहनत से प्रयास करके काम किया। आज हमारी IQAC की टीम भी मुझसे मिलने वाली थी 3 बजे, लेकिन अब वो थोड़ा सारा रीशेड्यूल हो गया होगा। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि मैं बस यहाँ पर जो फेमस शोमैन है राज कपूर, उनकी बात कहते हुए बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप जो इन सब लोगों को पढ़ते हैं, इनके जीवन वृत्तांत पढ़ते हैं, तो काफी आपको प्रेरणा मिलती है। राज कपूर हनुमान जी जैसे व्यक्तित्व रहे। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना दी, RK स्टूडियो, 24 साल की उम्र में, और उन्होंने अपनी फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया, और बहुत शानदार क्रिएटिव पर्सन थे। तो राज कपूर ने जब मेरा नाम जोकर बनाई, तो उसमें उन्होंने जो डायलॉग दिया, द शो मस्ट गो ऑन, तो मैं वहीं से अपनी बात खत्म करूंगा। द शो मस्ट गो ऑन। और एक और बात अपने मन की फीलिंग रखूंगा कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और इस जो पूरी यात्रा में जो मेरा कहना चाहिए कि शक्तिपुंज के तौर पर जो साथ निभाया, मेरी जो बेटर हाफ हैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। जैसा मैंने बताया कि मेरे पीएचडी में जो मूल मोटिवेशन, मूल आधार है, वो रश्मि का है। और जो 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, केतकी जो अभी JNU से पीएचडी कर रही है इंग्लिश लिटरेचर में, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, ऑन जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और आपको जान के खुशी होगी, जैसे मैं आज देख रहा था सार्थक के पब्लिकेशन से, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसे ही केतकी के 7 पब्लिकेशंस रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं काफी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, और अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा बेटा कार्तिकेय सक्सेना, जो कि गिफ्टेड फिल्म मेकर है, और बहुत अच्छा काम उसका है। यूट्यूब पे लाखों उसके व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काम है। नेटफ्लिक्स से, सोनी लिव से, बहुत सी जगहों से उसको काफी ऑफर्स हैं, तो वो फ्रीलांस काम करना चाहता है। नेटफ्लिक्स के लिए भी उसने बोल दिया था कि आप चाहें तो फ्रीलांस करा लीजिए।
और इस तरीके से वो अभी घर से ही, क्योंकि कोरोना पीरियड है, वर्क फ्रॉम होम के कारण, लेकिन वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है। और हमारा यही भविष्य है, बच्चे हैं, आप लोग हैं, ये सब हमारा भविष्य है। और फिर से मैं एक बार अपनी बात खत्म करूंगा। लास्ट जो मैंने बात रखी थी अपने दिल में, थैंक यू वेरी मच। "60 glorious years in 60 minutes and lifetime of lessons with it." A very good afternoon, respected Director Sir, FMS, Dr. Hanuman Prasad Sir, Dr. Anil Kothari Sir, my faculty members and galaxy of intellectuals. I am thankful to the situation for giving me an opportunity to thank Professor Dr. Karunesh Saxena Sir. I feel immense pleasure and privilege to be here. I feel immense pleasure and privilege to have studied from you and being your scholar. I feel immense pleasure and privilege to have started my professional career under you. And I think most of the scholars and batchmates know you very well. So I will not be sharing anything extraordinary. I will be just showing my gratitude and thanking you on behalf of all the MBA students as well as scholars, because I was also a student of yours in 2014 till 16, of all of you. So even if I try to explain your personality and show my gratitude by showing the qualities, I think that you have so many qualities that even if we count that, even Aryabhatta will be having some difficulty to count. But if we call you adaptable, adventurous, ambitious, amazing, appreciative, awesome, blessed, busy, collaborative, committed, compassionate, concerned, curious, cutting edge, creative, devoted, driven, determined. All these qualities are there in you, starting from the effectiveness of your management things to the empowerment, everything is there. I still remember the very first day when I was inducted in the Faculty of Management Studies CMAT batch in 2014 with all the charming faculties members. Hanuman sir was there, Kothari sir was there, Meera ma'am and Jen sir were also there. And I completed my MBA with your directorship. So first, I would like to thank you for amazing skills that you have inculcated while teaching the managerial portions. It gives me an immense pleasure to say that we must recognize, respect, and appreciate all the valuable skills and knowledge imparted into us, the future leaders, and to thank him for all his efforts and hard work. Of course, I know how difficult it is to thank someone who is not only a teacher but more of a father. I think most of the scholars will agree with me and most of the students will agree with this point. However, we all need to express our sincerest gratitude to him for all his uncommon contributions to realizing the educational programs and development of the institution. More than 3 decades, he has spent imparting the right skills and knowledge into the students. And it seems like yesterday, when we met him, I have no doubt in my mind to say that an open-minded, generous, knowledgeable, modest, and courageous, responsible, and highly respected faculty members as well as guide you have been for us. For some assignments, we usually have to go for an extra mile so that we can also learn at the pace you require us. And if we talk about MBA, I remember when my batchmates were having some challenges, and you stood with us with your vast wealth of experience in making quick decisions and handling situations, which you demonstrated during the difficult time. And I would like to thank you for leading the institution and the students and encouraging us to to participate in various activities. You yourself are a recipient of several awards,
whether we talk about domestic, local, or international, for your hard work and service to humanity. This also encouraged us to take part in these competitions. So I would like to thank you for that. You have worked tirelessly, and I doubt whether you will be taking any rest anytime soon. As you join the seniors of this great country, I pray for your good health, and may you find life filled with many more happy moments with a lot of beautiful memories. I also pray that the knowledge and skills that you have imparted in us, we use it in building our nation and improving it socially as well as economically. And I also wish you a very happy birthday. You have not just lived meaningful 60 years, but you have completed a great milestone. I can confidently say, if we have to sum all those things, and so that I can confidently say that you are leaving a legacy behind and you are moving forward to start another legacy in the next innings. If after using all so many adjectives, if I have to conclude with one adjective, I would like to say that you have become a legend now, and this is a celebration. And I thank you and celebrate for all the hours that you have invested in. I thank you and celebrate the attention you give. I thank you and celebrate needs that you tend and knowledge you pass on. I thank you and celebrate your special, tough, and touch, offering guidance undaunted by much. I thank you and celebrate the time you spend planning, efforts you make. I thank you and celebrate angles to learning, chances you take. I thank you and celebrate to the student community and my fellow scholars and everybody from there. I thank you from my heart and mind. Thank you so much, sir. Dr. Chabra would like to facilitate, sir. Sir, it would be a request from all scholars if you can have students and to take picture with us.